नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है जवाब देना पड़ेगा कि जिसकी सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ है। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है कि लोकसभा में बहुमत से वन नेशन वन इलेक्शन बिल स्वीकार हो चुका है। एक देश एक चुनाव बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े, एक देश एक चुनाव बिल के खिलाफ 198 वोट पड़े। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दोबारा से वोटिंग हुई। इससे पहले आपको बताते चले कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हुई है, तो इससे पहले जब वोट हुए थे तो 220 पक्ष में वोट पड़े, उसके बाद 149 वोट पड़े। उसके बाद स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि वैसे सदस्य जिनको अपने वोट को संशोधित करना है, बदलना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हो रही थी, उनके पास मौका है कि वो पर्ची के जरिए अपने वोट को संशोधित कर सकते हैं, वोट को चेंज कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो उसके बाद उन सदस्यों को, उन सांसदों को जिनको वोट को चेंज करना था, उनको मौका मिला। बकायदा उन तक वो पर्चियां पहुंची और उसके बाद उन्होंने पर्ची में अपना फिर वोट कास्ट किया। और इस वोट के बाद अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि इस बिल को स्वीकार कर लिया गया है। इसके पक्ष में 269 वोट पड़े हैं, इसके अगेंस्ट में 198 वोट पड़े हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्योंकि आज का दिन इस लिहाज से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे जो भी तस्वीरें सामने आएगी लोकसभा से वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन मेहमानों का रुख करते हुए इस वक्त हमारे साथ ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त मौजूद है। ऋषभ जी, स्वागत है आपका। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भी इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले ऋषभ जी, आप ही के पास आते हुए और चर्चा की शुरुआत करते हुए, वन नेशन वन इलेक्शन और इसको लेकर के सियासत भी खूब हुई, लेकिन आज लोकसभा में बहुमत से इसे स्वीकार कर लिया गया है। विपक्ष की तरफ से इसको लेकर के विरोध भी जाहिर किया गया था। सबसे पहले भारत 24 का धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मैं बताना चाहूंगा मैडम कि हमारे ये मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है वन नेशन वन इलेक्शन, और ये देश के लिए भी बेहद जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पे अनेक तरीके से रिसर्च भी किया गया और 196 दिन से ऊपर का चला रिसर्च में लगभग 18,000 पन्नों की कॉपी राष्ट्रपति जी के पास सौंपी गई थी। और जिसमें यह भी कहा गया था कि जब जनमानस से पूछा गया तो उनको भी ऐसा अनुभव होता है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं जब इलेक्शन चलते रहता है तो हर तरीके से गतिविधियां, विकास की गतिविधियां, चाहे पैसे हो, चाहे पर्सनल किसी का पॉइंट ऑफ व्यू से जो नौकरी करते हैं उनके समीकरण पे भी डिस्टरबेंस आती है। तो देश के लिए सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो कमेटी बनी थी उसमें केवल कोई सत्ता पक्ष का नहीं था, अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस से भी थे और विपक्ष के भी लोग थे, सब लोगों की ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी। और उसपे आपको भी पता है 47 में से 32 ने हामी दर्ज की थी जो राजनीतिक पार्टियां हैं। तो देश के लिए बेहद जरूरी है और देश के विकास में अगर ऐसा ये हमारी ये सोच रही है जिसको हम अब बिल के रूप में लेकर आ रहे हैं, अगर ये पूर्ण तरह से लागू होता है तो आपको सपोर्ट मिला था। 32 ऐसे दल हैं जो कि चाहते थे कि देश में एक साथ चुनाव हो, 15 ऐसे थे जो कि इसके अगेंस्ट में थे। मैं लौटूंगी आपके पास ऋषभ जी। इस वक्त हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। सूर्य प्रकाश जी, आपका स्वागत करते हुए लेकिन अब यश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बात सच है कि देश में पहले भी एक देश एक चुनाव वाली ये जो पूरी परंपरा थी वो होती थी। 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे, फिर आज जब एक बार फिर से ऐसी व्यवस्था बनने को लेकर के कदम बढ़ाए जा रहे, तो दिक्कत कांग्रेस पार्टी को क्यों है? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। यश जी, आवाज अब आ रही है? जी जी जी। तो प्रिया जी, क्या आपको अपना ये जो वक्तव्य है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ही कोई दिक्कत है और बीजेपी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कांग्रेस मैंने पार्टी कहा की कि 15 ऐसे दल हैं जो कि इसके अगेंस्ट सुनिए, वो सब सुन रहा था मैं, आप मेरी बात सुनिए। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी पूरी पार्टी और पूरे वो आरएसएस वालों के पूरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि कांग्रेस को क्या क्या दिक्कत है वो ढूंढना? ये बताइए कि इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल में कौन कौन से चुनावों को इन्होंने सम्मिलित किया है कि ये सारे चुनाव एक साथ होंगे। वो तमाम चुनाव जो होते हैं, राष्ट्रपति के भी होते हैं, उपराष्ट्रपति के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, पार्षदों के भी होते हैं, विधानसभाएं भी हैं, विधान परिषद भी हैं, सांसद भी हैं, और बाय इलेक्शन किसी नेता, यदि कोई नेता राजनीति छोड़ देते हैं या कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी कारण सरकार गिर जाती है, जो इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा किया है, कुछ फेरबदल हो जाता है, कोई और बात खड़ी हो जाती है, कोई चला जाता है देश छोड़ के, जो बहुत हो रहा है, तो क्या करेंगे ये? 5 साल तक वो सीट वैसी पड़ी रहेगी। अभी अभी जो हाल में चुनाव हुए, क्या ये अपनी राज्यों से इस्तीफा दे देंगे?
कैसे होगा। तो ठीक। इससे मिलता जुलता एक और इन्होंने अभी कारनामा किया था, जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी, उसमें भी एक फुटनोट डला हुआ था। उस फुटनोट के कारण वो बिल पास होने के बावजूद लागू होने के लिए कम से कम 10 साल के लिए टल गया, कम से कम 10 साल। उसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन में भी जब पूरा ड्राफ्ट आएगा पास होके, तो कोई ना कोई फुटनोट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये कुछ नहीं, ये फांदेबाजी। ये एनआरसी का ड्राफ्ट आज तक बना नहीं पाए, ये आज तक नोटबंदी के 50 दिन पूरे नहीं कर पाए। ये क्या वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे? भाई संविधान में तो नहीं लिखा कि हमारी कोई जिद है कि हमें अलग अलग चुनाव करने। ठीक ठीक है, एक मैं समय इसका तक जवाब चुनाव लूंगी। एक एक मिनट साथ ऋषभ होते जी, रहे एक बार अभिषेक जी को इसमें जोड़ ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी ऋषभ जी। लेकिन अभिषेक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मसला वो ये कि हर साल देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, हजारों करोड़ रुपए चुनावों में खर्च होते हैं। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कम से कम जो पैसा इतना खर्च होता है, जो मशीनरी इतनी खर्च होती है, कम से कम वो बचेगी। तो क्या इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या, अभिषेक जी? पूजा जी धन्यवाद आपका। और मशीनरी लाएंगे आप कहाँ से? इतनी सारी एक साथ मशीनरी आप लाएंगे कैसे? इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? नंबर एक पर। नंबर दूसरी चीज कि कैसे आप, ऋषभ जी प्लीज उनको कहने दीजिए। वो जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल हंसेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल हंसिए, कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जब सुरक्षा व्यवस्था की बात करती हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के आप सब जगह एक साथ मुहैया करा सकेंगे? प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का जो चुनाव होगा, आप किस पैटर्न पे कराना चाहेंगे? अगर किसी जगह पे कोई सरकार गिर गई, जैसे हमारे मित्र ने अभी, भाई ने इस बात को कहा भी था, किसी जगह सरकार गिर गई, तो क्या आप उसको 5 साल होल्ड करके रखेंगे या फिर से वहां पे चुनाव कराएंगे? अगर इतना ही था तो भारतीय जनता पार्टी को जब ट्रायल बेस लेना चाहिए था, तो अपने यहाँ पे भी विश्व का देश का सबसे बड़ा संगठन उनके पास है, सबसे बड़ा आईटी सेल विश्व का इनके पास है। अपने संगठन से लेकर के हर एक जगह पे पहले वो ट्रायल बेस करके उसको चुनाव करा लेते एक साथ, तो उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। उसी बेस पे जब आप देखेंगे किसी जगह पे भी, कहीं पे भी आप देखेंगे कि किसी जगह पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? बहुत सारे पैटर्न्स आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। सूर्य प्रकाश जी, आपके पास आते हुए, विपक्ष की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया, देखिए बहुत प्रैक्टिकल है कि अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो क्या स्वरूप होगा, कैसे विधानसभाओं को भंग किया जाएगा, अलग अलग जगहों पर लोकल बॉडी इलेक्शन भी होते हैं, किस तरीके से इसको ग्राउंड पर उतारा जाएगा? क्या नहीं लगता कितना आसान भी नहीं है कह देने से कि एक साथ चुनाव हो जाएंगे हर जगह में? धन्यवाद प्रिया जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अब देखिए कितने भोलेपन से यश श्रीवास्तव और अभिषेक वाजपेयी कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रधान से लेके प्रधानमंत्री जी तक का चुनाव होगा, मशीनरी कहाँ से लाओगे, ये क्या करोगे, वो वहां से क्या करोगे। अब इनसे कोई पूछे कि जब गांव में कभी हमारे यहाँ पर कोई पंगत बैठाई जाती है, तो वहां 50 लोगों का जो भोजन बनता है, उसके अंदर भी उतना ही सामान इकट्ठा होता है, और जब 5000 लोगों का इकट्ठा होता है, तब भी उतना ही सामान इकट्ठा होता है। थोड़ा बहुत सामान अरे सुनो, को कह लेने दीजिए। अच्छा नहीं बाबू, गांव में खाना मैंने तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया है, तुम्हारी चोरी पकड़ ली है भैया। ये देश जो है, ये कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है। मैं गांव की भाषा में समझा रहा हूँ, तो आप गांव की पंगत में बैठ करके बात कर रहे हैं। एक एक करके प्लीज उनको बोलने दीजिए, उन्होंने आपको नहीं टोका, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। आप सिर्फ हंस सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात नहीं कर सकते हैं। एक एक करके अभिषेक जी प्लीज, कैसे लेकर के आएंगे आप? सुरक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत कराएंगे? हाँ, अभिषेक जी ऐसे चर्चा नहीं होगी, एक बार इनको लेने दीजिए ना। घुमवा सकते हैं, पुलिस व्यवस्था कैसे दुरुस्त करेंगे आप? देखिए प्लीज मैथिल साहब। धन्यवाद। देखिए क्या है कि इस देश का 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो धन है, वो एक देश एक चुनाव से बचेगा। देश के अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई आचार संहिता लगती रहती है। अभी यश श्रीवास्तव जी पूरा हाथ लेके खड़े हुए हैं, इनको समझना चाहिए कि पहले बिल तो फ्लोर पे आने दो भैया। बिल जेपीसी में है, ये सवाल यहाँ कर रहे हो, यहाँ बिल नहीं पास होना, चर्चा वहां होनी है। लेकिन एक देश जो है, एक चुनाव यदि इस देश में होता है, तो लाखों करोड़ रुपया इस देश का
का बचेगा, काला कानून हमारे गरीब किसानों के लिए भारतवासी लेकर का के आए थे, बचेगा, उसी तरीके से हर उस पास व्यक्ति कराया का क्या? बचेगा उस पे जिद जिसको करके बैठ रोजगार की जाएंगे। आवश्यकता है, जब जो बाद में महंगाई के लिए पूछोगे तो रोता है, कहेंगे हम वापस जिसका ले घर लेंगे। के अंदर उसी कहीं ना तरीके से कहीं कोई चुनाव कमी कराएंगे है, क्या? तो क्या नरेंद्र आप मोदी जी प्रधान यदि से लेकर के गरीब गुर्दे के लिए प्रधानमंत्री ये तक काम का कर रहे चुनाव हैं, जो कराने तो ठीक है, एक बार यश जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी इनको एक बार परेशानी यश जी कुछ कहना करना चाहते हैं। यश जी फिर चाहते ऋषभ जी हैं। आपके पास पैसा आऊंगी। बचेगा तो यश जी परेशानी 30 किस बात सेकंड की में, है? एक मिनट इन चोरों मैथ्यू को- साहब एक मिनट प्लीज। यश जी सिर्फ 30 सेकंड। जी देखिए प्रिया जी, सबसे पहली बात यह है, हमें याद होना चाहिए 20 लाख ईवीएम गायब हैं और कई सालों से गायब हैं, उसके बारे में कोई जांच पूरी नहीं हुई। इन बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। कोर्ट चले जाओ और ना, यदि दूसरी 20 बात, अरे लाख चुप रहो, ईवीएम बीच में गायब है मत तो बोलो कोर्ट चले मैथिल। जाओ। ठीक, और इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लाइव कनेक्टेड है, सीधे उनका रुख करते हुए। अदिति, पहले धारा 370, राम मंदिर और अब चुनावी मैनिफेस्टो में एक और वादा, वन नेशन वन इलेक्शन, और इसको लेकर के एक ठोस कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से। कैसे देखें इसको, इसके क्या मायने और अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? मुझे लगता है कि ये केवल एक वायदे की तरह नहीं देखना चाहिए, ये एक पूरा जो ये ढांचा है इस चुनाव प्रक्रिया का, जो कि एक किसी भी देश की आधारशिला, एक मजबूत जो पूरा प्रोसेस होता है उसको, उसकी तरह है। अब देखिए, पहले तो आज हमारे सामने हुआ कि किस तरीके से ये बिल जो रखा गया, विपक्ष का मानना था कि ये बिल सही नहीं, इसको नहीं रखना चाहिए था, टेबल नहीं करना चाहिए था। उसके विरोध में डिवीजन वोटिंग हुई। जब डिवीजन कराया गया तो वो इसलिए कराया गया था कि इस बिल के समर्थन में कितने लोग हैं, यानी कि इस बिल को पेश करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। विपक्ष ये कह रहा था कि इस बिल को पेश करना ही नहीं चाहिए, वहीं पक्ष ये कह रहा था कि इस बिल को पेश कर दिया गया है, अब इसको व्यापक चर्चा के लिए जेपीसी में भेज दिया जाना चाहिए अगले 90 दिनों के लिए। उसको लेकर बिल के समर्थन में वोटिंग हुई और अब ये बिल जेपीसी में जाएगा। अब सवाल ये उठता है, देखिए हम भारत में हैं, 8 और देश ऐसे हैं जिसमें साउथ अफ्रीका हो, ऐसे कई देश हैं, फिलीपींस है, जापान है, जहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन है, वहाँ की प्रक्रिया अलग तरीके से है। अब भारत इस प्रक्रिया को वापस अपनाना चाहता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि भारत जब 1952 में चुनाव हुए थे, 1968 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, फिर 69 में बिहार की एक जो सरकार थी उसमें अल्पमत हुआ दल बदलने को लेकर, और वहाँ से फिर ये शुरू हुआ और 71 के चुनाव भी 11.5 महीने पहले हुए आम चुनाव, और तब से ये चीज़ें बदलती चली गई। अब हम पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर लेते हैं। अब आगे क्या होगा? पहले तो जेपीसी में व्यापक चर्चा की जाएगी। इससे पहले क्या कुछ हो चुका है? सरकार कटिबद्ध है कि वो ये बिल इंट्रोड्यूस कराएगी 2029 में ये बिल के लिहाज से, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। सरकार ने ये पूरी तरीके से सोच लिया है। आपने जब मुझसे प्रश्न किया था तो 2 और बिल जोड़े थे जो वादे थे, 370 का भी जिक्र किया था, तमाम वो बातें, राम मंदिर की बात की थी जो पूरा किया था, और ये भी पूरा किया जाएगा। अब सरकार का पक्ष ये है कि जो सरकार का फिजूल खर्चा होता है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एक साल में 365 दिन में 260 दिन तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। जो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा जैसी, वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है। फिर सेना जहां पर खड़ी रहनी चाहिए, जो फोर्सेस है जहां पर खड़े रहने चाहिए, वो वहां ना रह के चुनाव करवा रहे होते हैं। शिक्षक जो हैं वो चुनाव की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्कूल्स हैं चुनाव में आ जाते हैं। तो ऐसे इस बात की चिंता व्यक्त करते हुए एक देश एक चुनाव कराने की बात है, जिसमें एक लंबी बहस है, लंबी फहरिस्त है कि क्यों कराने चाहिए और इससे देश को क्या लाभ होगा, इससे सुचारू रूप से सिस्टम कैसे चलेगा, विकास के काम कितने होंगे, इसकी पूरा एक पुलिंदा तैयार किया हुआ है। अब रामनाथ कोविंद ने 2023 सितंबर में जब ये बिल की बात हुई, तमाम चीज हुई, कमेटी हुई, तो रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों को, जहां पर 8 देश है जो वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी करा रहे हैं, उनकी स्टडी की, देश की, भारत देश की स्टडी करी, पहले क्या होता था, अब आबादी कितनी है, इलेक्शन कमीशन एक्सपर्ट से बात करी और 5 मुख्य पॉइंट्स दिए हैं। वो मुख्य पॉइंट्स पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। उस मुख्य पॉइंट में एक सबसे मुख्य पॉइंट यही है कि 2029 से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। फिर 100 दिन के अंदर अंदर पंचायत के, लोकल बॉडीज के, नगर निकाय के, इन सब के चुनाव 100 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। अब विपक्ष ये कह रहा है, पहला एक विपक्ष कह रहा है ये फीजिबल नहीं है।
जमीन पर ये पॉसिबल ही नहीं है, जैसे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। जो असल मुद्दे हैं, जैसे वो अडानी का जिक्र करते हैं, संबल का जिक्र करते हैं, उनसे भटकाया जा रहा है। फिर दूसरा विपक्ष कह रहा है कि ये एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह कराना चाहते हैं, जिससे कि फायदा केवल मिले नेशनल पार्टी को, रीजनल पार्टी का अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, रीजनल पार्टी के हक को खत्म करना चाहते हैं। सीपीआई सीपीएम कह रही है कि जो ये फेडरलिज्म है उस पर चोट है। वो ये भी कह रही है कि जो संघीय ढांचा है जो राज्यों का, उसको खराब कर रहे हैं। फिर वो ये भी कहा जा रहा है, अलग अलग जो पार्टीज हैं उनसे ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनाव, लोकल बॉडीज चुनाव भी ये पूरी तरीके से केंद्रीकरण उसका करना चाहते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर्स कैसे दी जा सकती है। तो तमाम तरीके के यहाँ पे विरोधाभास नजर आ रहे हैं। ठीक, लेकिन क्योंकि अब जेपीसी में चला गया है, अब देखिए यहाँ पर सरकार की चुनौती क्या है। सरकार की चुनौती ये है कि आपको जब ये 129वां संशोधन है, जब आपको किसी बिल में संशोधन करना होता है, जब आपको संविधान में संशोधन करना होता है, तो आपको जो पार्लियामेंट की जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है 543, उसमें से 2/3 बहुमत चाहिए, चाहे अपर हाउस चाहे लोअर हाउस। तो जब आपको 2/3 बहुमत चाहिए, तो आंकड़ों के लिहाज से 543 से आपको लगभग 368 के आसपास वोटिंग चाहिए, बहुमत चाहिए, और आपके पास अभी 291 है। और इसके अलावा आपके पास कई ऐसे हैं जो अन्य हैं, जैसे अगर उनकी बात करें, ठीक है, यानी कि विपक्ष की बात चुनौतियां करें, हैं तो इसके उनके विरोध पास में और विपक्ष उसके की बाद अपनी अन्य हैं। दलीलें। पक्ष में सबसे अहम ये कि इससे फिजूल खर्ची बचेगी। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बात का भी जिक्र किया कि अर्थशास्त्रियों की तरफ से कहा गया है कि इससे जीडीपी 1.5% तक बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन से आगे सरकार क्या कदम बढ़ाती, वो देखना बहुत अहम होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।